आज हम 10 इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन टेक्निक्स को देखेंगे बिकॉज ट्रांसलेशन स्टडीज़ में हमें ये देखना होता है कि ट्रांसलेशन को कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहली हमारे पास बोरोइंग टेक्निक होती है। वर्ड एक लैंग्वेज में मौजूद ही नहीं है उसका इक्विवेलेंट, तो आप सोर्स टेक्स्ट का जो वर्ड है एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर देते हो टारगेट लैंग्वेज में। मिसाल के तौर पर अब हमारे पास एक सेंटेंस है, ही यूज द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को उर्दू में क्या कहेंगे आप मुझे बताएं। उसने कंप्यूटर इस्तेमाल किया, यानी यहाँ पर कंप्यूटर को बोरो टेक्निक की मदद से यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया एज इट इज। ठीक है, ही ड्रोव द बस, उसने बस चलाई। इंजन ऑफ माई कार इज नॉट वर्किंग, मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो गया। ही वेंट टू द स्कूल, वो स्कूल गया। इसी तरह ही हैड अ प्रेजेंटेशन टुडे, उसकी आज एक प्रेजेंटेशन थी। आई लव स्पाइडरमैन, मुझे स्पाइडरमैन पसंद है। यानी ये वो अल्फाज हैं जिन्हें आपको मजबूरन बोरो ही करना पड़ता है उस लैंग्वेज से अपनी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि आप उनको ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते। ठीक हो गया। दूसरा है जी लोन ट्रांसलेशन। यहाँ पर आपने एज इट इज़ वर्ड को नहीं ट्रांसफ़र कर दिया टारगेट लैंग्वेज में, बल्कि उस वर्ड के लिए लोन ट्रांसलेशन बनाई, यानी कि एक नया लफ्ज़ ईजाद किया अपनी ज़ुबान के अंदर, लिटरल वर्ड मीनिंग उसमें आपने कन्वे किया। बोरोइंग और लोन ट्रांसलेशन में बेसिक डिफरेंस यही है कि बोरो में आप एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर देते हो और लोन ट्रांसलेशन में आप ट्रांसलेशन करते हो। ठीक है, लिटरल ट्रांसलेशन करते हो। ठीक है, आगे मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जनवन वर्ड है हैंडबॉल, इज ट्रांसलेटेड इनटू स्पेनिश एज बेलमनो। ठीक है, इंग्लिश टर्म स्काई स्क्रैपर इज अ ग्रेटल सील इन फ्रेंच और रेस्कुलस इन स्पेनिश। यानी ये वर्ड्स लैंग्वेजेस में पहले से मौजूद नहीं थे, बल्कि इनको ट्रांसलेशन की गर्ज से लफ्ज़ों को ईजाद किया गया, कॉइन किया गया। जो वर्ड फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं, अगर आपने ये नहीं पढ़ा हुआ तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप वर्ड फॉर्मेशन और उसके अंदर लोन या कॉइनेज या किस तरह से वर्ड्स क्रिएट होते हैं आप वो देख लीजिएगा। इंग्लिश फ्रेज है जी फ्ली मार्केट, जो कि फ्रेंच का एक वर्ड है मार्च ऑस पोसेस। ठीक है, द इंग्लिश फ्रेज फ्ली मार्केट इज अ लोन ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेंच मार्शेस ऑक्सप्योस मार्केट विद फ्लीस। ठीक है, यानी एज इट इज क्रिएट कर दिया गया एक न्यू वर्ड। और जो द टर्म कैल्क इटसेल्फ अ लोन वर्ड फ्रॉम द फ्रेंच नाउन कैल्क, ट्रेसिंग, इमिटेशन, क्लोज कॉपी। ठीक है, ये लफ्ज़ खुद एक लोन ट्रांसलेशन ही है। इसी तरह लोन वर्ड इज़ अ कैल्क ऑफ द जर्मन वर्ड लेनवोट। ठीक है, एज इट इज़ आपने ट्रांसलेशन कर दी उसके अंदर। लव मैरिज जो है मोहब्बत की शादी, आप इस तरह से वर्ड को यानी कि लोन ट्रांसलेशन में ले जाते हैं। यानी लव मैरिज एक इंग्लिश का प्रॉपर वर्ड है, मोहब्बत की शादी, आपने उसके लिए लोन ट्रांसलेशन या एक नया वर्ड ही ईजाद कर दिया, मोहब्बत की शादी। ठीक है, इस तरह से लोन ट्रांसलेशन वर्क करती है। नेक्स्ट हमारे पास लिटरल ट्रांसलेशन होती है। लिटरल ट्रांसलेशन में क्या होता है कि एक्चुअल कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को वर्ड्स के नहीं देखा जाता, बल्कि एज इट इज़ लिटरल मानों में जो वर्ड का मीनिंग सेपरेटली है वही रखा जाता है, और सेंस टू सेंस से ऑपोजिट है ये। इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कह सकते हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज़ ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट ट्रांसलेशन। चूँकि डायरेक्ट होती है, इसमें आप कोई इनडायरेक्ट मैनर में सेंस कन्वे करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। मेटाफ्रेज भी कहते हैं, वर्ड टू वर्ड भी कहते हैं। और अब देखते हैं आगे। दिस सॉर्ट ऑफ ट्रांसलेशन इज़ फुल ऑफ एरर्स। अब सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो भी लैंग्वेजेस के दरमियान ट्रांसलेशन हो रही होती है, उन लैंग्वेजेस के अपने अपने कल्चर्स होते हैं, अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। और अगर आप इस तरह से रोबोटिक किस्म की ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर दें तो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एम्बिग्विटीज़ हो जाती हैं। और इडियोमेटिक फ्रेजेस, मुहावरात जो होते हैं, आप जब उनको बिल्कुल लिटरली लफ्ज़ उनका तर्जुमा कर देंगे तो वर्स्ट केस सिनेरियो बन जाएगा। और ये सिर्फ एज अ बेसिस यूज़ किया जाता है ट्रांसलेशन में, यानी एज अब स्टेज कह लें इसको आप यूज़ करते हैं और उसके बाद आप मज़ीद ट्रांसलेट या एलेबोरेट करते हैं चीज़ों को। मिसाल के तौर पर अ लिटरल इंग्लिश ट्रांसलेशन जर्मन वर्ड की किंडरगार्टन तो ये होगी कि बच्चों का गार्डन। ठीक है, लेकिन किंडरगार्टन से मुराद क्या होती है? प्री स्कूल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर छोटे बच्चे जाते हैं। हमारे पास है जी, मिसाल के तौर पर लिटरल ट्रांसलेशन होगी द लव इज़ इन द एयर। आप इसको कहोगे मोहब्बत हवा में है। अब क्या मतलब, लव इज़ इन द एयर का मतलब तो होता है कि मोहब्बत वाली वाइब्स का महसूस होना, दो चाहने वाले या बहुत से चाहने वाले आपस में। जैसे वैलेंटाइंस डे पे लोग ये अक्सर बोलते हैं कि द लव इज़ इन द एयर, तो अब इसका लिटरल तो होगा मोहब्बत हवा में है। मोहब्बत हवा में कैसे है भाई? हमारे पास एक वर्ड है टॉक टू माई हैंड, मेरे हाथ से बात करो। अदरवाइज इसका मीनिंग ये है कि मैं तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहता। ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है।
इसी तरह स्टॉप शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, अब कुछ जगहों पे ये फिट भी बैठ जाता है, जैसे मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। अब यहाँ पर ये काफ़ी हद तक सेंस को बचा गया है, अदरवाइज लिटरल ट्रांसलेशन इज़ वेरी डेंजरस टू डू, ये काफ़ी डेंजरस होती है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोजिशन है। ट्रांसपोजिशन इन्वॉल्व्स मूविंग फ्रॉम वन ग्रामेटिकल कैटेगरी टू अनदर विदाउट ऑल्टरिंग द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपने पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े तो ये ऊपर आई के बटन पे क्लिक करें और ये पहले मेरी वीडियो देख लें। अदर देन दैट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुराद है हमारे पास लैंग्वेज के अंदर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शन, ये इन सबको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब वो ये कहता है कि ट्रांसपोजिशन में हम अक्सर अगर मतलब एक चीज़ नाउन है, हो सकता है हम ट्रांसलेशन में से वर्ब बना दें, या कोई चीज़ वर्ब की हैसियत से वहाँ पर जो है हमारे पास सोर्स टेक्स्ट में मौजूद है, लेकिन हम उसको जो है ट्रांसलेशन लैंग्वेज में उसकी कैटेगरी कुछ उसकी फैमिली को, वर्ड फैमिली को चेंज कर दें। मिसाल के तौर पर द फ्रेंच सेंटेंस जेल आई ओवंट लार्टरी कैन बी रेंडर्ड इन इंग्लिश एज आई सॉ हर बिफोर स्कूल स्टार्टेड। दिस चेंजेस द नाउन लारेंटी इनटू अ वर्ब, ठीक है, चेंज कर दिया। आगे मज़ीद आपको ज़्यादा समझ यहाँ पर आएगी। शी लाइक स्विमिंग, उसे स्विमिंग पसंद है। ट्रांसलेट्स एज लेगोस्टा नदार नॉट नडानो, यानी उनकी ज़ुबान में जो है स्विमिंग के लिए वर्ड टू स्विम कन्वर्ट किया गया है, नंडानो नहीं किया, यानी स्विमिंग को एज अ नाउन नहीं रखा गया और बल्कि उसको टू स्विम वर्ब में चेंज कर दिया गया, ठीक है। और इन जर्मन ये वर्ड है बिकॉज जेरंड्स एंड इन्फिनिटिव्स वर्क इन डिफरेंट वेज इन इंग्लिश, स्पेनिश एंड जर्मन ब्रिंगिंग इन एन एडवर्ब टू कॉम्प्लिकेट मैटर्स, ठीक है, यानी उन लैंग्वेजेस के अंदर कैटेगरीज को चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पर इसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगी, चूँकि मुझे जर्मन भी नहीं आती और चूँकि मुझे ये स्पेनिश भी नहीं आती, तो मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझा नहीं पाऊँगा कि इसमें क्या गड़बड़ हुई है। लेकिन यहाँ पर हम इमेजिन कर लेते हैं वैसे ही, सपोज़ कि ये हमारे पास स्पेनिश है और ये हमने उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। अब एडवर्ब को वर्ब में कन्वर्ट कर दिया गया। आई ओनली डिफेंडेड माई सेल्फ, आई डिड नथिंग बट डिफेंड माई सेल्फ, ठीक है। डिफेंडेड यहाँ देखें एडवर्ब है और फिर उसको नाउन में कर दिया। आई कॉल यू अर्ली दिस वीक, ये एडवर्ब है। आई कॉल यू एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक, इसको नाउन में बदल दिया। एडवर्ब है ही लिव्स डेंजरसली, ठीक है, ही लिव्स डेंजरसली, एडवर्ब था, एडजेक्टिव में बदल दिया ही लिव्स अ डेंजरस लाइफ। यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। जिस तरह ये एडवर्ब था, आई ओनली डिफेंडेड माई सेल्फ, यहाँ डिफेंडेड जो था एज एन एडवर्ब आया था, लेकिन वहाँ पर उसको डिफेंड वर्ब में तब्दील कर दिया गया था। एडजेक्टिव को नाउन में बदला गया, कैसे? ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू लर्न फॉर एग्जाम्स, एडजेक्टिव था फाइंड इट डिफ़िकल्ट, ही हैड डिफ़िकल्टीज, उसको नाउन में बदल दिया, ठीक है। इसी तरह वर्ब और पास्ट पार्टिकल को आई इंटेंडेड टू गिव यू अ प्रेजेंट, माई इंटेंशन, वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल को नाउन में बदल दिया। ये इस तरह का जो हम तब्दीली कर देते हैं इसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं, और यहाँ पर भी यही तब्दीलियाँ की गई हैं। इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तब्दीली ये की गई है कि स्विमिंग जो था, ठीक है, शी लाइक्स स्विमिंग एज अ नाउन आ रहा था, लेकिन हमने इसे शी लाइक्स टू स्विम ट्रांसलेशन किया। इसका ये तर्जुमा है, आप गूगल ट्रांसलेटर पे देख लीजिएगा, नॉट नंडानो, यानी शी लाइक्स स्विमिंग नहीं कर सकते हम, शी लाइक्स टू स्विम ही कर सकते थे। इसी तरह जर्मन में हमने ये तर्जुमा किया बिकॉज जेरंड्स और इन्फिनिटिव्स जो हैं वो डिफरेंट मैनर में वर्क करते हैं इन तीनों लैंग्वेजेस में, तो इसलिए हमें उसकी वर्ड की फैमिली को मजबूरन चेंज करना पड़ा, तो हम ट्रांसपोजिशन बोलेंगे। मॉड्यूलेशन से क्या मुराद है? लैंग्वेजेस जो होती हैं ना दोस्तों, उर्दू है, ये इंग्लिश है मिसाल के तौर पर, अब इनके कल्चर में डिफरेंट होगा, वर्ल्ड व्यू में डिफरेंस होगा, तो मीनिंग को बचाने के लिए, लैंग्वेज को नेचुरल रखने के लिए हमें मॉड्यूलेशन का मेथड यूज़ करना पड़ेगा, यानी मॉड्यूल, थोड़ा सा आपको चीज़ों को जो है ना डालना पड़ता है, पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ता है, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, और इसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड को हम ये कह सकते हैं कि आपकी शादी का क्या बना। अब अगर इसको हम लिटरल ट्रांसलेट करें, व्हाट हैड हैपन, व्हाट हैज़ बिकम ऑफ योर वेडिंग, यूँ तो नहीं कर सकते, व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड। This involves a change of perspective, adjusting what has been written in order to express the same idea. Idea same बताने के लिए हमें थोड़ा सा रद्दोबदल करना पड़ता है। You are a close-fisted man. अब यहाँ पर close-fisted तो नहीं कर सकते, तो हम तुम एक कंजूस आदमी हो,
ही ब्रोक हिज हैंड। अब इंग्लिश में ना दोस्तों अमूमन ये कहा जाता है ही ब्रोक हिज नेक, ही ब्रोक हिज हैंड। अब अगर इसको हम डायरेक्ट ट्रांसलेट करें तो इसका तो ये मतलब बनता है कि उसने अपना हाथ तोड़ लिया, चाहे जाए कि उसने खुद तोड़ा हो, लेकिन इसका क्या होगा, उसका हाथ टूट गया। हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स लानी पड़ेंगी ताकि सेम आइडिया कन्वे हो सके। इसी तरह ही रिमेन फेथफुल टू मी को ट्रांसलेट कर सकते हैं उसने हर हाल में मेरे साथ मोहब्बत निभाई, यानी कि मॉड्यूलेशन, चीज़ों को मोल्ड कर पाना, उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट कर पाना। फिर इक्वलेंस, ये तो एक ऐसी पुड़िया है जिसको ट्रांसलेशन के दौरान ये मिल जाए तो उसकी ट्रांसलेशन बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि ट्रांसलेशन में जितनी भी टेक्निक्स हैं वो इक्वलेंस ना होने की वजह से यूज़ की जाती हैं, और इटसेल्फ इक्वलेंस बड़ी ही मज़े की चीज़ है। जब आपको एक ज़ुबान के अंदर मौजूद लफ्ज़ या फ्रेज़ का बिल्कुल इक्वल जो है मीनिंग में दूसरी लैंग्वेज के अंदर कोई फ्रेज़ या वर्ड मिल जाए तो उसको इक्वलेंस कहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा किया गया हो, लेकिन मीनिंग उसका एज इट इज़ सेट बैठेगा। जैसे कि डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, यानी जिस थाली में खाओ उस थाली में कभी छेद ना करो। अब लफ्ज़ ब लफ्ज़ देखें तो दोनों उर्दू और इंग्लिश में एक लफ्ज़ का भी मीनिंग सेम तौर पर हमने ट्रांसलेट नहीं किया, लेकिन मीनिंग जो सेंस है एज इट इज़ बिल्कुल सेम है। गुड माइंड गुड फाइंड, आप भले जग भला, लेकिन भला या आप या ऐसा कोई भी नहीं है, माइंड है फाइंड है, लेकिन इक्वल। माई सन इज़ द एप्पल ऑफ माई, मेरा बेटा मेरी आंख का तारा है। ये तो नहीं कहा मेरा बेटा मेरी आंख का सेब है, लेकिन एज इट इज़ मीनिंग सेम रहेगा। ही इज़ रियली ए चिकन हार्टेड फेलो, वो बहुत ही बुज़दिल आदमी है। मेक बोथ एंड मीट्स, गुजारा कर पाना। तो इक्वली आपको इनके सेम फ्रेजेस के इक्वल सेम यानी इक्वल फ्रेजेस मिल जाएंगी, इक्वल वर्ड्स मिल जाएंगे, इक्वल प्रोवर्ब्स मिल जाएंगे जिनका मीनिंग एज इट इज टू सेम होगा। कोई आपको उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। गो अप इन स्मोक, तबाह बर्बाद हो जाना। ठीक हो गया। अडेप्टेशन, जैसा कि इसके नाम से ही हमें लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ अडेप्ट किया जाएगा, अडेप्टेशन का आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों जो दो लैंग्वेजेस होती हैं उनका आपस में ज़रूरी नहीं होता कि कल्चरल बिल्कुल कल्चर सेम हो, बहुत से कल्चरल डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं। इसको फ्री ट्रांसलेशन भी कहा जाता है क्योंकि आप अडेप्ट कर रहे होते हैं। इसके लिए आपको दोनों लैंग्वेजेस के ट्रांसलेटर को कल्चर से आगाह होना चाहिए कि उसको टारगेट लैंग्वेज और सोर्स लैंग्वेज का पता हो। जैसे फुटबॉल यूके में और बेसबॉल यूएस में यूज़ किया जाता है। अब गर्लफ्रेंड है तो उर्दू में एक ट्रांसलेटर उसको महबूबा लिखेगा, चूँकि वो जानता है कि गर्लफ्रेंड का कल्चरल मीनिंग वेस्टर्न कल्चर में क्या है और उर्दू में महबूबा का कल्चरल मीनिंग क्या है, तो वो अडेप्ट कर रहा होगा ट्रांसलेशन को मुताबिकत के अकॉर्डिंग, जिसको आप कहते हैं अडेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। वो ट्रांसलेशन जब की जाए तो उसको अडेप्टेशन कहते हैं। रकीब को वो मे बी लव कॉम्पिटिटर ट्रांसलेट करे, चूँकि इंग्लिश के अंदर रकीब के लिए कोई एज इट इज़ वर्ड मौजूद ही नहीं है और रकीब का नॉर्मल ट्रांसलेशन जो बनती है वो कॉम्पिटिटर बनता है, तो वो लव कॉम्पिटिटर कर सकता है, विच इज़ प्रॉब्लमेटिक। अब ज़रूरी नहीं है कि अडेप्टेशन हमेशा सेट बैठे, क्योंकि ये इक्वलेंस तो है नहीं, तो ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है, विद फुल ऑफ एरर्स भी हो सकती है। लेकिन ट्रांसलेटर ये कोशिश हमेशा करता रहता है कि वो अडेप्ट जो करे वो दोनों कल्चर्स के अंदर तकरीबन मिलती हुई चीज़ हो, ताकि एम्बिग्विटी का इम्कान कम से कम रह जाए। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी एक जगह पूरी नहीं हो सकी तो दूसरी किसी जगह पूरी कर दी जाए। यहाँ पर इससे मुराद ये बनेगी कि कहीं एक जगह अगर आप समझते हैं कि एक वर्ड का बिल्कुल आपको इक्विवेलेंट वर्ड नहीं मिल रहा फ्रेज़ का या सेंटेंस का, आप किसी दूसरी जगह उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, एलेबोरेट या उसका खमियाजा पूरा करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर उर्दू में हमारे पास वर्ड होता है आप और तुम, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तुम विच इज़ क्वाइट इनफॉर्मल, तू उससे भी ज़्यादा इनफॉर्मल, और तुम रिस्पेक्ट के लिए और फॉर्मल मैनर में। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में तो हमारे पास वर्ड सिर्फ यू बचता है। अब वहाँ पर अगर वो उर्दू टेक्स्ट लेके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है और यू लिख रहा है, तो ये वो बताना रह जाएगा कि दोनों स्पीकर्स में से फॉर्मल कौन है, इनफॉर्मल यानी बड़े रैंक पर कौन है। तो वो नीचे कहीं ना कहीं जाकर कर उसकी कॉम्पनसेशन पूरी करने की कोशिश करेगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा ताकि हमें उससे सिचुएशन का पता चल जाए कि ये आप है या तुम है। फ्रेंच में भी इसी तरह दो वर्ड्स होते हैं, तू एंड वोस, ये हमारे वाला ही तू है शायद,
और वोस फॉर्मल के तौर पर यूज़ होता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पर भी उसको यही करना पड़ेगा। ही कैन कॉम्पनसेट दिस इशू बाय पॉइंटिंग आउट द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी समवेयर एल्स इन द टेक्स्ट। अब आपको समझ में आया, वो किसी और जगह पे हमें उनकी डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी को बताने की कोशिश करेगा ताकि रीडर जो है वो मिसलीड ना हो कि उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि इंग्लिश में तो यू ही आएगा, तू तुम आप तो उर्दू में होता है। तो अब जब वो उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसी नॉवल या स्टोरी को कर रहा होगा तो वो तो यू लिख रहा होगा, तो मीनिंग तो पूरी तरह कन्वे नहीं हो रहा होगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं और टेक्स्ट के अंदर एक्सप्लेनेशन इस अंदाज से करने की कोशिश करेगा या लिख देगा या ब्रैकेट में कोई एक्सप्लेनेशन देगा ताकि कॉम्पनसेशन हो सके। रिडक्शन से मुराद क्या है, सिंपल किसी न किसी वर्ड को रिमूव कर दिया जाए ताकि एम्बिग्विटी ना हो सके। जैसे मिसाल के तौर पर फ्रेंच के अंदर हम कहते हैं साइंस पॉलिटिक्स, लेकिन उसको इंग्लिश में पॉलिटिक्स ही बोला जाएगा, यानी साइंसेस का वर्ड काट दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा, ताकि या सम टाइम क्या होता है, जैसे अब ये वर्ड है ही टीज्ड मी सो मच मिसाल है, तो आप उसको उर्दू में कर देते हो कि उसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया या उसने मुझे शदीद तंग किया। अब ये आपने सो ये 3-4 को 3-4 दफ़ा तो नहीं ना लिखा, आपने रिड्यूस कर दिया, ठीक है। इसी तरह एक्सपेंशन इसका ही ऑपोजिट है, यानी इसमें रिड्यूस किया, इसमें एक्सपैंड करोगे आप। रिड्यूस इसलिए किया था कि मिसलीड ना हो रीडर या एम्बिग्विटी पैदा ना हो। इसी तरह एक्सपेंशन के अंदर आपने एक्सपेंशन इसलिए की ताकि एम्बिग्विटी ना हो। मिसाल के तौर पर अब इसी को रिवर्स कर लें, पॉलिटिक्स इंग्लिश में है लेकिन अगर आप उसको ट्रांसलेट करते हैं फ्रेंच में तो वो साइंस पॉलिटिक्स बनता है, ठीक है। इसी तरह फ्रेंच में जेंडर आर्टिकल्स होते हैं, एक्सपेंशन इज़ नेचुरल व्हेन ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश इनटू फ्रेंच, तो आपको मज़ीद से मज़ीद उसको एक्सपेंड करना पड़ता है वर्ड्स को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। सिंस फ्रेंच ऑल्सो यूजेस जेंडर आर्टिकल्स, ठीक है, जेंडर आर्टिकल्स इस्तेमाल करती है, यानी जैसे हमारे पास होता है ना आर्टिकल्स द ही होता है मोस्टली, हमने देखा है द बॉय द गर्ल, तो उनके जेंडर्ड आर्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। इज़ नेचुरल व्हेन ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश, अब लेकिन जब आपने फ्रेंच में करना है तो आप एक्सपेंड करते हो, यानी वो जेंडर आर्टिकल ही लगाओगे जो फ्रेंच में उस जेंडर के लिए यूज़ हो रहा है ना, आप एक्सपेंड कर दोगे, ठीक है। इस तरह से लैंग्वेज के अंदर इन तमाम तर टैक्टिक्स को मेथड्स को यूज़ करते हुए आप ट्रांसलेशन कर पाते हो। और ये जो है ना बुनियादी तौर पर ये कुछ कैटेगरीज थी, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो बोरोइंग, लोन ट्रांसलेशन और लिटरल है, ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन टेक्निक्स में आती हैं, लेकिन बाकी ये जितनी हैं सब की सब इनडायरेक्ट या फ्री ट्रांसलेशन टेक्निक्स हैं जिसमें सेंस टू सेंस होता है। ये वर्ड टू वर्ड हैं तीनों और बाकी सारी सेंस टू सेंस हो जाती हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है और वो ये होती है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट दे दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें यार, हमें एक जो है ना अच्छा लगता है, ठीक है। एक मेहनत करते हैं तो हमें लगता है कि हमें उसका फल मिल गया, और तो कोई मकसद नहीं होता आपसे। कीप वॉचिंग, थैंक यू। और अगर अच्छी लगे तो कर दो यार, हैं।